प्रदेश में 7 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। जी हां, जुलाई के पहले हफ्ते में ही दस्तक दे देगा मॉनसून, ये फिलहाल कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिव हो चुका है। 2 दिन में राज्य के पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है। वहीं देखा जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसके अलावा कोटा, भरतपुर समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि बारिश के साथ उमस ने लोगों को परेशान कर रहा है। कहीं से लग नहीं रहा है कि बिपरजॉय तूफान जाकर चला गया, लेकिन असर जो पीछे छोड़ गया था उससे मौसम में बदलाव तो आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। उमस हो रही है, उससे लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके साइड इफेक्ट सिर्फ जमीन पर नजर आ रहे हैं, जहां सिर्फ गड्ढे हो गए हैं, पानी भर गया है, लोगों के कच्चे घर ढह गए हैं। लेकिन फिलहाल प्री मानसून आने वाला है जुलाई के पहले महीने। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने तारीफ की पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया की। ये तारीफ की गई है गुजरात को लेकर। उन्होंने कहा कि गूगल का बड़ा प्लान ग्लोबल फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर गूगल खोलेगी। पिचाई ने यह भी कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात है। डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण उनके समय से कहीं आगे था और मैं अब इसे एक ऐसे ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूं जिसे अन्य देश करना चाह रही हैं। सुंदर पिचाई का ये कहना है। और इसी को लेकर, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात केंद्र सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और इसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी दे दे। दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, वो है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज अब महामारी का रूप ले रही है। ये बड़ी चुनौती है, डायबिटीज का महामारी बनना। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित शोध ने एक डराने वाली रिपोर्ट पेश की है, यानी कि 2050 तक डायबिटीज मरीजों की संख्या 130 करोड़ हो जाएगी। फिलहाल दुनिया में 52.9 करोड़ आबादी इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। विश्व स्तर पर ज्यादातर बीमारियों को पीछे छोड़ दिया है डायबिटीज ने। सिर्फ भारत की बात करते हैं, जी हां, भारत में ही अकेले 10.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। 4 साल की बात करते हैं, 4 साल में इस बीमारी के मरीजों में तेजी से उछाल आया है, और इसमें युवा भी लिस्ट में पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग तो हैं ही, कहा जाता है कि 40 के बाद डायबिटीज का खतरा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 4 साल में जो लिस्ट आई है निकलकर, वो वाकई में डराने वाली है, और 2050 तक की बात की है, जो कि ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में बन जाएगी। डायबिटीज महामारी जो कि अब डरा रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का रन। दरअसल दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों में 23 साल के बाद अगले महीने में चुनाव होने हैं। जी हां, सही सुना आपने, दरअसल 23 साल के बाद अगले महीने चुनाव है। दार्जिलिंग के 70 ग्राम पंचायतों में 598 और पंचायत समितियों में 156 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस को भाजपा जीजेएम महागठजोड़ से चुनौती मिल रही है। और अगर इस इलाके को समझा जाए तो इस इलाके में अंतिम बार 2000 में ही चुनाव कराए गए थे, और अब चुनाव है 2023 में। 23 साल के बाद कितना बदलाव, और कितना बदलाव यहां की जनता चाहती है, ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर चूरू के बिदासर से मिल रही है। ढानी रावली में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई है। मृतक मनोज और रवि हैं, दोनों सगे भाई। बिदासर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों को शव बिदासर के राजकीय अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये बड़ी खबर फिलहाल बिदासर से मिल रही है। बिदासर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों के शव बिदासर के राजकीय अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो परिजनों को सौंप दी जाएगी। चूरू के बिदासर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां खेत की डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल मृतक मनोज और रवि दोनों ही सगे भाई बताए गए हैं। तो ये दुखों का पहाड़ एक परिवार के ऊपर, क्योंकि 2 सगे भाई जिनकी अब मौत हो चुकी है। चूरू के बिदासर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बालकों की मौत है ढानी रावली में खेत की डिग्गी में डूबने से।
खेत की डिग्गी में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई है और यह दर्दनाक हादसा हुआ विदासर में। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। एक अच्छी खबर, लेकिन थोड़ी सी हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस दूध का सेवन नहीं करते हैं। जी हाँ, सेहत के साथ स्वादिष्ट जयपुर में अब ऊंटनी के दूध से कुल्फी बनेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, जयपुर में ऊंटनी के दूध से कुल्फी बनेगी, आइसक्रीम बनेगी, चॉकलेट्स बनेगी। दरअसल डायबिटीज के मरीज भी इसका आनंद ले सकेंगे। अभी हम डायबिटीज महामारी की बात कर रहे थे कि इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर डायबिटीज पेशेंट्स वालों के लिए कि वो भी इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ऊंट के दूध से बनी है। जयपुर के पास बिचून के भैराना गांव से डेयरी को अधिकृत कर दिया गया है। जयपुर के किसान सुरेंद्र अवाना की ये पहल बताई जा रही है। अवाना के डेयरी में सोमवार से प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ऊंटनी का दूध गाय, भैंस, भेड़ आदि की तुलना में बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ते आए थे, लेकिन अब कुल्फी बनना शुरू हो जाएगी, आइसक्रीम्स बनेगी और चॉकलेट्स भी बच्चे खा सकेंगे। और सबसे अच्छी और राहत वाली बात यह है कि जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं वो भी इसका आनंद ले सकेंगे। जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया, एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया, इससे मॉनसून में देरी हो रही है और मॉनसून की देरी से खरीफ की फसलों पर भी असर होगा। जो ये वक्त है अभी खरीफ की फसल का है, गेहूं का उत्पादन सरकार के अनुमान से 10% कम रह सकता है, ये जानकारी है, क्योंकि मॉनसून देरी से है, फसल पर असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फीसद है उसमें भी उतार चढ़ाव होगा। खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के प्रयासों को झटका लग सकता है। वहीं सरकार का अनुमान है कि 2023 में गेहूं का उत्पादन 11.27 करोड़ टन रह सकता है, जबकि इंडस्ट्री का कहना है कि उत्पादन 10.3 करोड़ टन ही रहेगा। देश में मोटे अनाज और दलहन की बुआई जरूर बढ़ी है, लेकिन उतनी खपत भी बढ़ी है। जाहिर सी बात है, जितनी बुआई होगी, जितना फायदा होगा तो खपत भी उतनी होगी। ऐसे में उसकी भरपाई किस तरीके से करनी है, और सब कुछ निर्भर होता है मॉनसून पर, बारिश पर, और इस बार वो देरी से आ रहा है। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी गई। कक्षा 10वीं की किताबों से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द ही हटा दिया गया। संविधान की मूल धारणा से छेड़छाड़ के बाद हड़कंप मच गया है और इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन ने कड़ी आपत्ति जताई है और छपाई करने वाले गलत प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन क्या वाकई में ये गलती हुई है, क्या फिर जानबूझकर इन शब्दों को हटाया गया है? जांच की बात कही गई है, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा। कल पूरे देश भर की नजर थी पटना पर। सवाल था कि जो विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि थोड़े से मनमुटाव उनके बीच में भी थे, लेकिन एकता दिखाई उन्होंने अपनी बैठक में। ऐसे में जयंत चौधरी के रणनीति से सियासत गरमरा गई है। विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी, पहले पटना में फिर शिमला में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सपा के सहयोगी आरएलडी नेता जयंत चौधरी अलग राह पर हैं। कल विपक्ष की महा बैठक में भी शामिल नहीं हुई जयंत चौधरी, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं सपा और आरएलडी यूपी में विधानसभा चुनाव साथ लड़ रहे, लेकिन अब हो रहा है टकरार। आरएलडी नेता 2024 में सपा के साथ जाने को लेकर भी आशंकित हैं। दूसरी ओर मायावती भी एकला चालों की ओर है। एकता की बात की जा रही है, मोदी के खिलाफ खड़े होने की बात कर रही है, सीधा सीधा मोदी के खिलाफ, ये चाहे केंद्र सरकार की बात की जा रही हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हो। लेकिन क्या वाकई में एकता लोकसभा चुनावों तक रह पाएगी? ये सवाल आशंका से है। रूस की प्राइवेट आर्मी की बगावत। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप, जो कि एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है, रोस्तोवा में सरकारी इमारतों पर कब्जे का दावा उसने किया है। कुछ तस्वीरें सामने आई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर को मार गिराने का भी दावा उसने किया है। रूसी सेना ने क्रूज मिसाइल भी तैनात कर ली है। प्राइवेट सेना अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब इसका कितना असर पड़ता है पब्लिक पर, या फिर आने वाले समय में यहाँ की
धरा पर यह देखना लाजमी होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला और अभी भी गहमा गहमी है वो पूरी दुनिया ने देखी, और अब अंदर खाने ही अपने ही घर में उसके खिलाफ हर कोई हो गया है, यानी एक प्राइवेट आर्मी उसके खिलाफ हो गई है। पाक यूनिवर्सिटीज में होली पर बैन लगाने का फैसला वापस हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ इसका। पत्र जारी किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना की गई। जी हां, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने पाक विश्वविद्यालयों में यह फरमान जारी कर दिया था, कोई होली उत्सव नहीं होगा। हिंदू विद्यार्थियों के होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में हिंदू पढ़ते थे, होली हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन इसे बैन कर दिया गया था, फरमान जारी कर दिया गया था। जब सोशल मीडिया पर यह लेटर जारी हुआ तो इसकी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, काफी विरोध हुआ, और अब जाकर इस प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन में स्कूलों पर हमले के मामले में यूएन की ब्लैकलिस्ट में रूसी सेना है। यूएन ने यूक्रेन में संघर्ष के दौरान बच्चों के अधिकारों के हनन, हत्या, स्कूलों व अस्पतालों पर किए गए हमलों को लेकर रूसी सेना को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, और यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सुरक्षा परिषद को यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बच्चों को हिरासत में ले जाने पर चिंता जताई है। स्कूलों व अस्पतालों पर 480 से ज्यादा किए गए हमले, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन 85% तक और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में यही तो हर कोई कह रहा है कि आखिर बच्चों की क्या गलती, जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए सिर्फ उसके आसपास की जगहों से नहीं, दूर दूर से लोग थे, और भारत से भी कितने लोग वहां पर गए थे। लेकिन ऐसे में जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है वो अभी तक कमोबेश जारी है, और ये 85% तक बढ़ गया है। लेकिन रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका भी है।